हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम अब वापस एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो पिछले पार्ट का सेकंड पार्ट है, पेप्टिक अल्सर। क्या है पेप्टिक अल्सर, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसका हाफ पार्ट हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट में कुछ पार्ट छूट गया था, उसको अपन कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अब स्टार्ट करेंगे आगे से पेप्टिक अल्सर मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट इससे का पहले का हमने इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, कॉजेज, साइन, सिम्टम्स सब हमने देख लिए थे। कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे बात करेंगे अपन मैनेजमेंट की, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मेडिसिन पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। वो कौन सी होती है? फर्स्ट H2 रिसेप्टर ब्लोकर एंटागोनिस्ट, ठीक है। हम क्या देते हैं पेशेंट को? H2 रिसेप्टर ब्लोकर एंटागोनिस्ट। जो अपना स्टोमक होता है उसमें क्या होते हैं? H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमक की वॉल के अंदर क्या होता है? H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो HCl के सिक्रेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? HCl के सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एंटागोनिस्ट देंगे इसका, कि इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। वो अपन क्या देंगे? एंटागोनिस्ट। बोले तो इसका एंटीडोट देंगे ताकि HCl का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाए। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? रैंटिडीन, ठीक है। सेकंड सिमेंटिडीन, और निजाटिडीन, ठीक है। ये कौन सी होती है? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, ठीक है। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए। अगर H2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा? HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है? रैंटिडीन, सिमेंटिडीन और निजाटिडीन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कहां से बनता है? सिमेंटिडीन से बनता है क्वेश्चन। सिमेंटिडीन कैसी होती है? ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट होती है, लेकिन जो ये मेडिसिन होती है उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। सिमेंटिडीन का साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करती है? BBB को क्रॉस कर जाती है। क्या है BBB? ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसको ये क्या कर जाती है? क्रॉस कर जाती है। कौन सी मेडिसिन? सिमेंटिडीन, ठीक है फ्रेंड्स। आ रहा है ना समझ में? सिमेंटिडीन का साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये BBB को क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। अगर ये BBB क्रॉस कर जाएगी तो क्या होगा? अपने नर्व सिस्टम को, CNS को क्या करती है? इफेक्ट करती है। CNS को क्या करती है? अफेक्ट करती है। इसलिए अपन इसको क्या करते हैं? पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं मेडिसिन, क्योंकि ये BBB को क्रॉस कर जाएगी और CNS को अफेक्ट करती है। जिससे क्या होगा? इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में? एजिटेशन। क्या आएंगे? एजिटेशन, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, समझ गए ना? क्यों क्या कर रही है? ये CNS को अफेक्ट कर रही है। तो क्या होगा? एजिटेशन, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, एंजाइटी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करती है? BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये CNS को अफेक्ट करती है, CNS के सिस्टम को अफेक्ट करती है। जिससे क्या होगा? पेशेंट में क्या सिम्टम आएंगे? एजिटेशन, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन और एंजाइटी। ऐसे पेशेंट में अपने को सिम्टम्स प्रेजेंट होना दिखने लगेंगे, ठीक है। इसलिए अपन पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। एक और इसमें ध्यान रखना, जो सिमेंटिडीन होती है इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो ये बनता है कि ये BBB क्रॉस कर जाती है, इसको अपन इसलिए
प्रोवाइड पेशेंट को नहीं करवाते हैं। और क्या होता है कि सिमेंटिडिन क्या करती है, पेशेंट क्या करती है, सेडेशन इफेक्ट दिखाती है, सेडेशन इफेक्ट भी शो करती है सिमेंटिडिन, क्योंकि सीएनएस को क्या करती है, अफेक्ट करती है, इसलिए पेशेंट में क्या होता है, सेडेटिव इफेक्ट भी प्रेजेंट होता है। इसलिए ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज जो राइडर होते हैं, ठीक है, व्हीकल राइडर, जो वाहन चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको अपन कभी भी सिमेंटिडिन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सेडेटिव इफेक्ट भी पेशेंट में शो करती है। इसलिए अपन कभी भी व्हीकल्स राइडर या ड्राइवर्स लोगों को इस मेडिसिन को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बात करेंगे, जो तीसरी मेडिसिन थी मैंने बताई थी कौन सी, निजाटिडीन। निजाटिडीन दो हो गई ना, रेंटिडीन और सिमेंटिडिन दो हो गई, तीसरी थी आपकी निजाटिडीन। निजाटिडीन ये भी क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट होती है, HCl के सिक्रेशन को ब्लॉक करती है, ठीक है। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, बार बार काफी बार बनाओ क्वेश्चन है वो ये बनता है कि किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, ठीक है, किसी पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है, उसके अंदर अपन डीओसी कौन से रखते हैं, डीओसी कौन सी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर डीओसी कौन सी होती है, वो होती है निजाटिडीन। कोई पर्सन है जिसको लीवर का प्रॉब्लम है, उसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन सी काम में लेते हैं, वो लेते हैं अपन निजाटिडीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक यहाँ पे ऐसे बनता है। यहां तक क्लियर है ना। अब आगे बात करेंगे, ये तो हो गया H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, तीन मेडिसिन है, तीनों का मैंने काम बता दिया, कहां पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बता दिया। अब आगे बात करेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेकंड कैटेगरी होती है, किसमें काम में लेते हैं अपन, पेप्टिक अल्सर के अंदर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनका एग्जांपल क्या होता है, ये भी क्या करती है, HCl के सिक्रेशंस को स्टॉप करती है, रोकती है, क्या करती है, HCl के सिक्रेशन को डिक्रीज करती है। तो कौन कौन सी होती है वो, पेंटाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल। जो भी मेडिसिन होती है उसके पीछे क्या लगता है, ZOLE, वो कौन सी होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो भी क्या काम करती है, HCl के सिक्रेशंस को ब्लॉक करती है, इसको डिक्रीज करती है, ठीक है। अब आगे और कौन सी काम में लेते हैं अपन, वो होती है आपकी एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, ठीक है। तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, एंटीकोलिनर्जिक, किसमें काम में लेते हैं, पेप्टिक अल्सर के अंदर, लेकिन रेयर काम में लेते हैं। इसका एग्जांपल कौन सा होता है, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि एंटीकोलिनर्जिक का एग्जांपल कौन सा होता है, तो वो होती है आपकी एट्रोपिन सल्फेट। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है इसे। ये काम क्या करती है, इसका ड्रग ऑफ एक्शन क्या होता है, जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होती है क्या करती है, वो जीआईटी के फंक्शंस को और यूरिनरी के फंक्शंस को कम करती है वो, यानी कि यूरिनरी के फंक्शन को कम करती है, किडनी के फंक्शन को कम करती है और जीआईटी के सिक्रेशंस को कम करती है। जब इसको अपन देंगे तो क्या होगा, जीआईटी में सिक्रेशंस कम होगा, मतलब HCl भी कम निकलेगा, सलाइवा भी कम बनेगा, मूवमेंट्स भी कम आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेगी ये, जीआईटी के सिक्रेशंस को कम करती है। ये कौन सी, एंटीकोलिनर्जिक, कौन सी होती है, एट्रोपिन सल्फेट। तो अपन इसको भी काम में लेते हैं, किसमें, पेप्टिक अल्सर के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करें अपन, एंटीकोलिनर्जिक समझ में आ गई ना। अब आगे बात करें अपन गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स, कौन सी, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स। इसका काम क्या होता है, जो अपने स्टोमक होता है, क्या होता है, स्टोमक, उसकी जो म्यूकसा लेयर होती है, जो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और उसको सिंथेसिस भी करती है। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन,
कौन सी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन में? मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल। ठीक है। गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और उसको सिंथेसिस करती है। कैसे काम करती है ये? जो यहाँ की ब्लड सप्लाई होती है उसको बढ़ा देती है और वैसोडाइलेशन कॉज करती है ये। ठीक है ना। जब यहाँ की सप्लाई बढ़ेगी और यहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन का सिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है ना। क्या करती है ये? म्यूकस मेम्ब्रेन को सिंथेसिस भी करती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन, बोले तो मीजोप्रोस्टोल। ठीक है। जो कैसी होती है? गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स, उसका बचाव करने में काम आती है। ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखने की बात ये होती है इसमें, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो अपन क्या करते हैं प्रेगनेंसी में? क्या करते हैं? इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। क्योंकि ये क्या करती है? ये वैसोडाइलेशन कोज करती है, सर्विक्स का डायलेशन करती है। तो क्या होगा? उससे अबॉर्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं, मिसकेज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। ठीक है ना। समझ गए? प्रेगनेंसी में इसको अपन क्या मानते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि ये सर्विक्स का डायलेशन करने में हेल्प करती है उसको। ठीक है ना। तो क्या होती है ये? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको बोलते हैं मीजोप्रोस्टोल। तो ये होगी एक। इसकी आगे बात करें तो अपन एंटाएसिड, 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 एंटाएसिड मेडिसिन। ये कौन सी होती है? जो अपने स्टोमक की जो पीएच होती है, HCl का सिक्रेशन हो रहा है लेकिन HCl की पीएच को क्या करती है? कम करती है। HCl की पीएच को डिक्रीज करते हैं। क्या? एंटाएसिड। कौन कौन से होते हैं इसके देखना एग्जांपल। फर्स्ट होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। एंटाएसिड मेडिसिन कौन कौन सी होती है? जो HCl की पीएच को कम करती है स्टोमक के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पहले और बनता भी रहता है कि जैसे एग्जाम्पल फॉर द एंटाएसिड मेडिकेशन एक्सेप्ट, यानी कि ऑप्शन में 4 डाल देगा, एक को छोड़ के। भाई इनमें से कौन सा एंटाएसिड मेडिकेशन नहीं है, उसमें आपको देखना पड़ता है। 4 कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो ये 4 क्या होते हैं? एंटाएसिड होती हैं, जो गैस्ट्रिक पीएच को कम करते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, वो कैसे बनते हैं? जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या काम करता है वैसे नॉर्मली? अगर अपन यहाँ इसकी बात नहीं करें, एंटाएसिड की पीएच की बात नहीं करें, तो क्या काम करता है? ये हाइपर फॉस्फेटमिया को कम करता है, हाइपर फॉस्फेटमिया को कम करता है। ठीक है। आगे ना समझ में? जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या करता है? हाइपर फॉस्फेटमिया को ट्रीट करता है, उसको कम करने में इसको अपन काम में लेते हैं। पीएच को कम काम में करने के लिए अपन लेते हैं इसको, लेकिन एक काम में क्या आता है? ये हाइपर फॉस्फेटमिया कंडीशन को भी कम करता है। एक क्वेश्चन तो आपका जनरली ये बनता है। इसके बाद में क्या बनता है? इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी पेशेंट को अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, ठीक है, उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। ये जनरली ट्रीटमेंट किस काम में ली जाती है? हाइपर फॉस्फेटमिया को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। यहाँ पे ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद में बात करें अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। क्या बोलते इसको अपन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या करती है? भी गैस्ट्रिक पीएच को कम करती है। ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका होता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया। ये भी आपका
क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, डायरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करती है ये जीआई के मूवमेंट्स को बढ़ा देती है, उससे पेशेंट में क्या होता है, डायरिया कॉज होता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन आगे और बनता है कि कभी भी इस मेडिसिन को, एक पेशेंट हो अपेंडिसाइटिस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया। ठीक है, ये तो आपका जनरली क्वेश्चन बनता ही है। अब हम क्या करती है, जीआईटी के मोमेंट्स को बढ़ाती है, तो ध्यान रखना इस मेडिसिन को अपन अपेंडिसाइटिस और जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को कभी भी नहीं देते हैं, उसको हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कौन कौन सी केस हो, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये जीआईटी के मूवमेंट्स को बढ़ाती है, डायरिया कॉज करती है। जब जीआईटी के मूवमेंट्स बढ़ते हैं तो अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, या रप्चर होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसकी अपेंडिसाइटिस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो रप्चर हो जाएगी, परफोरेट हो जाएगी, इसलिए अपन इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाते। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होगा, पेशेंट को ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके मूवमेंट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, रप्चर होने के चांस ज्यादा है ना, जैसे जीआईटी इंटेस्टाइन रप्चर हो सकती है, वो परफोरेट हो सकती है इंटेस्टाइन, इसलिए भी अपन इसको प्रोवाइड नहीं करवाते, हमेशा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या काम करता है, पीएच को कम करता है। एक था सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम करता है, ये गैस्ट्रिक पीएच को कम करता है। लेकिन इसमें अपने को ध्यान में क्या रखना होता है कि इसमें क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर कंडीशन हो या फिर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो, उसके अंदर कभी भी अपने को सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोवाइड नहीं करवानी है पेशेंट को, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन भी बनते हैं, कौन कौन सी, हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, इन दोनों कंडीशन में अपन कौन सी मेडिसिन नहीं देते हैं एंटासिड, वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये भी सोडियम प्रेजेंट होता है, जो वाटर का रिटेंशन बॉडी में ज्यादा करता है, हाइपरटेंशन भी कॉज भी करेगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन भी ज्यादा करेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी हार्ट फेलियर है। तो हमेशा अपने को ध्यान में रखना होता है कि इन दोनों कंडीशन में कौन सी अपने को मेडिसिन अवॉइड करनी है, वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं देना है। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में अपन क्या लेते हैं काम में, वो भी क्या लेते हैं अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अपने ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया इसका मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से बताया मैंने, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, उसके बाद में एंटा एसिड मेडिकेशन, ये सारी क्या होती है, एक था गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स, जो सब क्या काम करती है, पेप्टिक अल्सर में अपन इसको यूज करते हैं। कहां पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर पेप्टिक अल्सर मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसमें सर्जरी को काम में लेंगे, सर्जरी करेंगे, है ना, सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, उसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, वो होती है आपकी गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि एब्डोमेन को रिमूवल ऑफ द स्टोमक, रिमूवल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक को क्या करते हैं, इस सर्जरी में रिमूव कर देते हैं। एक तो होती है गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है, एक करते हैं अपन वेगोटोमी, वेगोटोमी करते हैं। जो वेगस नर्व होती है उसको अपन क्या करते हैं, वहां पे रिमूव कर देते हैं, उस पार्ट को, वेगस नर्व को रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ द वेगस नर्व, रिमूवल
ऑफ द वेगस नर्व, क्योंकि जब वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो उससे क्या होता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ता है, इसलिए अपन वेगस नर्व को भी निकाल देते, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन वेगोटोमी, जो किसमें करते हैं, पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि अपना टारगेट क्या होता है कि HCl का सिक्रेशन कम से कम हो, क्योंकि इसकी pH बहुत कम होती है और वहां पे अल्सर बन रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या करते हैं, वेगोटोमी। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, यहां पे इसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इनमें दो में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन कहां से बनता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में क्वेश्चन बनता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, इसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अपन स्टोमक को पूरा रिमूव नहीं करते हैं, उसमें कुछ पार्ट को रिमूव करते हैं और बाकी पार्ट को अनास्टोमोसिस करते हैं, डुडेनम के साथ में एक में और एक में जेजुनम के साथ में। ठीक है, जो पहले कौन सी करते हैं अपन, गैस्ट्रो डुडेनोस्टोमी, फर्स्ट करते हैं अपन गैस्ट्रो डुडेनोस्टोमी। एक तो अपन ये करते हैं, एक होती है गैस्ट्रो जेजुनोटोमी। ठीक है, एक अपन ये करते हैं। जो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी होती है उसमें अपन दो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एक होता है गैस्ट्रो डुडेनोस्टोमी, एक होता है गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी। अब दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों अलग अलग होती है। देखो, जैसे ये था अपना स्टोमक, क्या था ये, स्टोमक था, या फिर क्या बाद में इंटेस्टाइन आ गई, नॉर्मली ऐसा होता है। अब क्या होता है, जो मोस्ट पार्ट होता है, कहाँ पे अल्सर बनते हैं, मोस्ट पार्ट बनते हैं अपने पाइलर्स के अंदर। कहाँ पे बनते हैं, मोस्टली पाइलर्स में बनते हैं अल्सर। तो अपन क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको अपन क्या करते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, पाइलर्स वाले पार्ट को कट कर देते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट, जैसे मान लो पहले कंडीशन ये थी, नॉर्मली थी, अब यहाँ पे अल्सर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्सर कोज हो रहा है, तो इस पार्ट को क्या करते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, किसको, डुडेनम को। फिर ये ऐसे हो जाती है, ये पार्ट अपन इसको रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हो गया ना, पार्शियल मतलब कुछ पार्ट, किसका, स्टोमक का, इसको रिमूव कर दिया और इसको अपन ने अनास्टोमोसिस कर दिया, किसके साथ में, डुडेनम के साथ में डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। एक कंडीशन तो ऐसी होती है जिसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रो डुडेनोस्टोमी, या इसको अपन एक नाम से और बोलते हैं जिसको बोलते हैं अपन बिलुरूथ फर्स्ट। बिलुरूथ फर्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम था बिलुरूथ, उसने अपने नाम से इसको रखा हुआ था। इसको बोलते हैं बिलुरूथ फर्स्ट और इसको बोलते हैं अपन बिलुरूथ सेकंड। तो पहली कौन सी होती है, कुछ स्टोमक के कुछ पार्ट को अपन रिमूव कर देते हैं और इसको डुडेनम के साथ में जोड़ देते हैं। किसके साथ में, डुडेनम के साथ में जोड़ते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गैस्ट्रो डुडेनोस्टोमी, बिलुरूथ फर्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, एक तो होता है ऐसे, और सेकंड कैसे होता है, इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना स्टोमक होता है उसके कुछ पार्ट को और डुडेनम को अपन रिमूव कर देते हैं, और रिमूव जो बचा पार्ट है उसको अपन किसे जोड़ देते हैं, जेजुनम से इसको जोड़ देते हैं। जैसे इस पार्ट को अपन ने रिमूव कर दिया, इतना पार्ट अपन ने रिमूव कर दिया। ये क्या था, कुछ पार्ट स्टोमक का था, पाइलोरिक पार्ट था, और ये यहाँ पे क्या थी, डुडेनम थी। ये क्या थी, डुडेनम, इसको अपन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, और अपन ने डायरेक्ट किसे जोड़ दिया, यहाँ से क्या जोड़ दी, जूजेनम जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, यानी कि अनास्टोमोसिस किसके साथ में किया, जेजुनम के साथ में। इसमें अपन ने डुडेनम को भी निकाल दिया और कुछ पार्ट स्टोमक का भी निकाल दिया, और किसके साथ में जोड़ दिया, जेजुनम के साथ में जोड़ दिया, जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी या बिलुरूथ सेकंड प्रोसीजर। ठीक है, इसमें अपन ऐसे दो सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, अब ये सर्जरी परफॉर्म करते ना, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसका क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इन दोनों सर्जरी का ये कॉम्प्लिकेशन होता है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक होता है कॉम्प्लिकेशन, वो होता है आपका डंपिंग सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि डंपिंग सिंड्रोम किस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो होता है
पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। किसका होता है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। इसको अपन और भी नाम से बोल सकते हैं, वो होता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है? पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी या फिर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, यानी कि अपन कुछ पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। मैंने अलग अलग बताया आपको, बिलरुथ फर्स्ट और बिलरुथ सेकंड। एक में अपन क्या करते हैं, किसके साथ में जोड़ते हैं? ड्यूडेनम के साथ में जोड़ देते हैं, और एक को अपन जेजुनम के साथ में इसको अनास्टोमोसिस कर देते हैं। दो प्रोसीजर करते हैं उसमें अपन। वो क्या होती है? सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। किसका होता है? इसमें होता है, ये होता है डंपिंग सिंड्रोम। इन दोनों कॉम्प्लिकेशन होता है डंपिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे सीधा ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब किसी पेशेंट में डंपिंग सिंड्रोम होता है तो उसमें क्या होता है, ये बीमारी में, इसमें क्या होता है सिंड्रोम के अंदर, कि अपन पेशेंट को खाना खिलाते हैं, फूड इनटेक करवाते हैं, तो क्या होता है कि अपने गैस्ट्रिक कैपेसिटी कम हो गई। क्या हो गया? गैस्ट्रिक कैपेसिटी कम हो गई। तो जैसे ही फूड इनटेक करेगा पेशेंट, तो आप क्या होगा, उसमें जो अपना गैस्ट्रिक पार्ट होता है, स्टोमक, हाथों हाथ ही एम्प्टी हो जाता है। जैसे ये स्टोमक था, अब इसका आपने ये पार्ट रिमूव कर दिया और यहाँ पे अपन इसको अनास्टोमोसिस कर दिया। अब क्या होगा, जैसे फूड इनटेक किया पेशेंट, तो क्या होगा, इमीडिएट ये एम्प्टी हो जाएगा और नीचे कहाँ पहुँच जाएगा? इंटेस्टाइन में पहुँच जाएगा। तो क्या होते हैं ऐसे पेशेंट में, क्या होता है, डायरिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाते हैं, पाल्पिटेशन, डायरिया, एजिटेशंस, ठीक है ना, सिवरिंग, ऐसी कंडीशन पेशेंट में शो होने लगती हैं, जिसको अपन बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। ये होता क्यों है? क्योंकि जल्दी से क्या होता है इस पेशेंट में, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग फास्टली होता है, स्टोमक जल्दी खाली हो जाता है इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि इसका पार्ट कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है ना। तो हम इसका क्या करेंगे मैनेजमेंट, हो क्यों रहा है ये? एम्पिटी फास्टली एम्पिटिंग स्टोमक, क्योंकि इसका पार्ट कम रह गया, तो इसमें क्या होता है कि जल्दी से स्टोमक एम्प्टी हो जाता है, मतलब फूड यहां से नीचे पहुंच जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? डंपिंग सिंड्रोम के, जिसको अपन कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। अब इसमें अपन करते क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो बता रहा हूं मैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक तो जो पेशेंट है, यहां पे क्या आएंगे, डंपिंग सिंड्रोम में क्या होते हैं सिम्टम्स, क्या आते हैं? वो आते हैं आपके एजिटेशन, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, डायरिया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन, इसमें जो होता है डंपिंग सिंड्रोम, उसमें क्या आते हैं सिम्टम्स जनरेट होते हैं। ठीक है ना। स्वेटिंग होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सारे क्या होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं डंपिंग सिंड्रोम के। एजिटेशन, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, डायरिया, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ये सारे क्या होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं इसके डंपिंग सिंड्रोम के। अब इसका अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन बनता है, सिम्टम्स से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सिम्टम्स जनरेट होते हैं, और उसमें क्या बनता है, इसके मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन बनता है। वो कैसे बनता है? मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं अपन? डंपिंग सिंड्रोम का मैनेजमेंट। एक तो क्या करना अपने को, जब भी अपन पेशेंट को फूड खाना खिलाते हैं ना, फूड इसको अपन इंटेक करवाते हैं, उस टाइम पेशेंट को क्या करेंगे अपने, जैसे फूड इंटेक करवाया उसको इमीडिएट क्या करते हैं, उसको लेटा देते हैं सुपाइन पोजीशन में। तो प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन इमीडिएट आफ्टर फूड इनटेक। जैसे ही पेशेंट खाना खाता है उसके बाद में अपन पेशेंट को लेटा देते हैं सुपाइन पोजीशन में, उसको अपन लेटा देते हैं, उसको पोजीशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि उसका गैस्ट्रिक जो स्टोमक हो वो एम्प्टी धीरे हो। खाना खाया, पेशेंट को लेटा दिया, तो उससे क्या होगा, स्टोमक धीरे धीरे खाली होगा, एम्प्टी फास्टली नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, डंपिंग सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन अपने पास नहीं आएगा। एक तो अपने को ये ध्यान में रखना है। एक क्या करना है इसको अपने, ड्यूरिंग फूड इंटेक डू नॉट प्रोवाइड मिल्क एंड फ्लूइड। जब भी पेशेंट खाना खाता है
उस टाइम पे अपन उसको ना तो फ्लूइड देंगे उसको, ना ही मिल्क प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लूइड जब खाने के साथ में जाएगा तो क्या होगा, उससे जल्दी एम्पिटिंग होगा स्टोमक, इसका स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा। तो अपने को खाना कैसे देना है, ना तो उसके साथ में मिल्क देना है, ना उसको फ्लूइड देना है। अपने को ये भी ध्यान में रखना होता है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक अपने को ध्यान में रखना होता है कि जो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट होता है उसको अपन कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये सारे मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है, मैंने आपको बताया कि सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट का स्टोमक फास्टली एम्प्टी हो जाता है, उसका पेट जल्दी से खाली हो जाता है। तो अपन ऐसी डाइट देंगे ताकि वो स्टोमक में थोड़ी देर रुक सके, ठीक है ना। तो वो कौन सी होती है, हाई फैट, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये हमेशा ये भी क्वेश्चन बनता है। डंपिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को अपन क्या देते हैं, हाई फैटी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्योंकि इस पेशेंट में उसका स्टोमक फास्टली एम्प्टी होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले होता है, तो अपन कार्बोहाइड्रेट को कम देंगे, और फैट के अंदर और प्रोटीन के डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या होगा, ये थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कर पाएगा फूड, इसलिए अपन इसको ये डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी ये क्वेश्चन बनता है। ये होता है डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक होता है परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। परनीसियस एनीमिया किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, पेप्टिक अल्सर का कॉम्प्लिकेशन होता है परनीसियस एनीमिया। पहली बात आपको क्वेश्चन बनते हैं, जनरली बता दो कि परनीसियस एनीमिया किसको बोलते हैं अपन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, और उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं अपन परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए क्या जरूरी होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। जो इसकी पैराइटल सेल होती हैं, किसकी, स्टोमक की पैराइटल सेल, स्टोमक की जो पैराइटल सेल होती है उनसे क्या किसका सिक्रेशन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का। स्टोमक की पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस में क्या होता है, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या हो रहा है, वहां पे पेप्टिक अल्सर हो रहा है, उसकी म्यूकोसा रप्चर हो रही है, तो वहां पे क्या हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाता है या कम हो जाता है। और जब विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, परनीसियस एनीमिया। तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, परनीसियस एनीमिया का मोस्ट सिम्टम्स क्या होता है, रेड बिफी टंग, अपनी जो टंग होती है वो रेड बिफी हो जाएगी, उसमें निशान से पड़ जाते हैं टंग के ऊपर ना, रेड रेड पूरी टंग हो जाती है। इसका ये मोस्ट सिम्टम्स होता है, जो सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कहाँ से होता है, स्टोमक की पैराइटल सेल से होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है ये, विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, परनीसियस एनीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता विटामिन B12 का, और परनीसियस एनीमिया होता है। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है, वो होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कमी से कौन सा हो रहा है, परनीसियस एनीमिया। इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, वो होता है रेड बिफी टंग। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे, एक अपने पास कुछ पार्ट छूट गया था, वो था पेप्टिक अल्सर जो कोज होता है, उसमें एक मैंने बताया था पॉजिटिव एजेंट, उसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, H पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं फर्स्ट पार्ट में। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर कोज करता है। ठीक है, इसको अपन ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी काम में लेते हैं, एक मेडिसिन काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्रिपल थेरेपी, ट्रिपल थेरेपी। ये भी आपका
क्वेश्चन बनता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन क्या कोज करता है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसको अपन ट्रीट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, ट्रिपल थेरेपी, यानी कि अपन 3 मेडिसिन काम में लेते हैं। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन जो क्या होती है एंटीबायोटिक, और एक होती है क्लिथ्रोमाइसिन, ये क्या होती है ट्रिपल थेरेपी होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अमोक्सिसिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन, ये 3 मेडिसिन होती है, इसको क्या बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी। अब इसमें जैसे एग्जांपल कोई सा दे दिया आपको, लिस्नोप्रिल, लिस्नोप्राजोल, ठीक है, जैसे पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, रेबेप्राजोल, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कोई सी मेडिसिन हो वो डाल सकता है नाम के अंदर, प्लस अमोक्सिसिलिन प्लस क्लिथ्रोमाइसिन, ये क्या होती है ट्रिपल थेरेपी होती है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के अपने काम में ली जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में एग्जांपल चाहे कोई सा भी हो जिस नाम के आगे जोल लगाओ, पेंटाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, लिस्नोप्राजोल, ठीक है ना, जो भी है वो कौन सी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, प्लस अमोक्सिसिलिन प्लस क्लिथ्रोमाइसिन, ये अपन मेडिसिन काम में लेती है, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऐसे क्वेश्चन नहीं बना, जनरली अपने को सावधान रखनी होती है, कुछ अपने को सावधानियां रखनी होती है। एक तो क्या होता है अपने पेशेंट को आफ्टर सर्जरी NBM रखती है, नॉट नथिंग बाई माउथ, या NPO, नॉट प्रोवाइड ऑरली। क्या करेंगे, चेक आउट द इनटेक एंड आउटपुट, पेशेंट का क्या करेंगे इनटेक और आउटपुट चेक करते रहेंगे, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो भी अपने को IV देना है वो उसको अपन प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर उसको पोजीशन देंगे, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, ये अपने सारे उसको ध्यान में रखना होता है। तो इसका ये होता है मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका टॉपिक आज का, थैंक यू।